नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी यही कामना रहती है कि यह खबरों के साथ साथ हम आपको जो जानकारियां हैं वह भी देते रहें और साथ ही साथ पाठ्यक्रमों से लेकर कुछ ऐसी कहानियां आपके बीच में प्रस्तुत करें जो वाकई में मिसाल बनी हैं। और ऐसी एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रेम मंजूषा से ली गई है। और प्रेम मंजूषा की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस एवं सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा यूपीपीसीएस एवं आदि मुख्य परीक्षाओं के लिए यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका नाम है सभ्यता का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती, जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं। क्या पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हैं। दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और। लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं, इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता है। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। सभ्यता के लक्षण क्या हैं, सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए तो इस प्रश्न को इतना आसान भी नहीं माना जा सकता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई, हैट, कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको और चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे में आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन, क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना कि मन से है। मेरे इन गिने चुने मित्रों में एक रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत ही शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले में ही भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इनके लिए हर साल बजट की किसी दूसरे मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उसके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है। जब तक खूब दौरे ना किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामाचे में करते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पर पड़े रहते हैं। राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते हैं, पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नीति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं होती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से वहां ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब ने कहा, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे हो? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी ने कहा, सरकार, अभी कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब बोले, बक बक मत करो। दमड़ी, जी हुजूर। राय साहब बोले, 2 रुपये जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोजाना बख्शने गया, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ करना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था, रात को वह यहाँ सोया न था। उसका दंड इतना बड़ा, और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड मिले तो और ऐसा मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे ज़मीन थी।
पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और एक स्त्री सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थीं। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देती। अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान ना सह सका। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थीं, पर खेती छोड़कर मजदूर बनना मंजूर न था। किसान की जो चेष्टा है, जो प्रतिचेष्टा है, वह यह है कि कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए। किसानी के साथ साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उसके मान सम्मान की रक्षा करते हैं, पर बैलों को रोक बेचकर फिर वहाँ मुंह दिखलाने की जगह क्या रह जाती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते हुए देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है। दमड़ी बोलता है, सरकार पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊँ। राय साहब बोलते हैं, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता, सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरे समझ में नहीं आती। दमड़ी बोलता है, सरकार बिरादरी में कहीं मुँह दिखाने लायक न रहूँगा, लड़की की सगाई भी ना हो पाएगी, टाट बाहर दिया करूँगा। राय साहब कहते हैं, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति होती है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ से फिक्र ख़त्म। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है। जाड़े में मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बंधेंगे। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब ने कहा, ऐसी समझ को दूर से सलाम करिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हज़ार रुपयों पर पानी फिर जाया करता था, गाना होता था, दावतें होती थीं, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही 4 साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या, मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपत खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में बावेला मचा, आवाज़ें कसी गईं, कहा किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों का क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से यह रस्म चली जाती थी। वालिद तो दूर से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। हिमाकत किया नहीं, पर फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस बात पर बहुत से लोग रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना मैं क्यों सुनूं या अपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए एक दिन तक करने नहीं आया। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है, कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर। राय साहब के इजलास में एक बड़े मोर्के का मुकदमा पेश किया गया। शहर के एक रईस खून के मामले में फंस गया। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगीं। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल आऊँ। डालियाँ लगाई गईं, सिफारिशें पहुँच गईं, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ी। आखिर जब कोई बस ना चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगीं। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी, कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं। माना कि रकम बड़ी है और इससे एक बारगी तुम्हारे हाथ आए दिन फरमाइशें से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले चिढ़ा कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से यह नहीं सुनना चाहती। स्त्री कहती है, यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई, क्या इतना भी नहीं जानती। बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी। राय साहब ने कहा, यह कहा था राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री, अजी मैं ना जाने इतनी कितनी ही बातें कह चुकी हूँ, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब कहते हैं, उससे वादा तो नहीं कर लिया। स्त्री, वादा? कैसा वादा? मैं रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब ने कहा, कितनी ज़बरदस्त अहमक हो,
न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा, देना होता तो दे ही ना दी होती। राय साहब कहते हैं, हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह की बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। स्त्री कहती, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब कहते हैं, फिर वही हिमाकत। अरे अब तो जो कुछ होना था वह हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, जानती हो या सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट गया है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के बारे में मेरी कुछ भी न चल पाई। स्त्री, मैं जाकर लौटाए देती हूँ। राय साहब कहते हैं, अब और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह विनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल भी न ले सका। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूँछें खड़ी करके हुंकारने लगे। दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा खिलाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात में उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी भी नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उसकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो गईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखा खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट लेता, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो उससे क्या कहूँगा। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए वह मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए थोड़ी न काट रहा हूँ। ऐसी निर्दयता कौन कर सकता है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना उसे चोरी के अपराध से बचाने में काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता था। उसे किसी के फ़ायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा खिलाने जाते देखकर बिगड़ते ज़रूर, पर कोई चोरी के इल्ज़ाम में न फंसता। लेकिन संजोग से वह हल्के थाने के सिपाही के उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ खेलने की होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देख उसे संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है, हो ना हो कोई चोर ही काट सकता है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रहे। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही था। हाथ पैर फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा ही काटा है, देख लीजिए। सिपाही बोला, थोड़ा काटा हो या ज़्यादा, चोरी तो चोरी है। खेत किसका है? दमड़ी बोला, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और वहाँ भी कुछ हत्थे चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के इजलास में पेश किया गया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से एक काम के लिए बोले, यह मेरी बदनामी कराता है। तेरा क्या बिगाड़ा? साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहेंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत भी ले ली। दोनों वृत्तांत ध्यान से आपने सुने। मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में सिर्फ या सिफत नहीं है तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यह सभ्यता का रहस्य है। इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।